स्टॉप मिशन यांच्यातर्फे संपूर्ण गावा जिल्हाभर कॅन्सर या अतिशय दुर्धर आजाराची माहिती किंवा जनजागृती आणि त्यावरची उपाययोजना याबद्दल माहिती ऐकणार आहोत। यासाठी या मंचावर या शाळेचे मुख्याध्यापक तसेच आपले केंद्रप्रमुख सर तसेच या मिशनचे संबोधक सर उपस्थित आहेत। तर प्रथमतः या काउन्सिलर जे आहेत प्रफुल्लजी वाघ सर यांचं स्वागत शाळेचे मुख्याध्यापक सर विनंती करतो सर आपल्या शुभास्ते आपण सरांचं स्वागत करावं। आहे आपण सारेजण ट्रेनिंगला बांधलेला आहोत। अनेक प्रशिक्षण आपल्या होत असतात, परंतु हे जे प्रशिक्षण आहे वेगळ्या स्वरूपाचं आहे। हे आपल्या आरोग्याशी संबंधित आहे, आपलं व्यक्तिगत आरोग्य तर आहेच, परंतु समाजामध्ये आपण फिरत असताना आपल्याला अशा अनेक व्यक्ती दिसतात जे ह्या आजाराने बाधित असू शकतात आणि किंवा आपल्या बालकांना शाळेमध्ये आपण नेमक्यांना कसं त्यांना सांगावं या संदर्भाने इतमूत माहिती आदरणीय आजचे मार्गदर्शन प्रफुल्लजी वाघ सर देतील आणि यानंतर मी त्यांना विनंती करतो की आपण आपलं व्याख्यान सुरू करावं। सर और मैडम, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें जीना आना चाहिए। नमस्कार आला मैं प्रफुल्ल वाघ आप सभी का टॉप कैंसर मिशन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी के पूरे परिवार के स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की मंगल कामना भी करता हूँ। टॉप कैंसर मिशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिंदगी में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कैंसर होना ही नहीं चाहिए, इस नेक उद्देश्य के साथ पिछले 10 सालों से लगातार कार्य करता रहा है और इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने लाखों लोगों की जिंदगी को कैंसर होने से बचा लिया है। अब वही अद्भुत अमूल्य प्रेजेंटेशन को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित चुका हूँ। माननीय श्री केंद्र प्रमुख सर के विशेष परमिशन से और इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक बहुत अच्छे विचारों के साथ करते हैं। वो विचार है बौद्धिक धर्मगुरु श्री दलाई लामा जी के। जब उन्हें हम इंसान की जिंदगी के बारे में पूछा गया तो 4 लाइनों में हम इंसान की जिंदगी की सच्चाई बयां कर दी। उनका ऐसा कहना था, सर इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है जो दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और उसी सेहत को वापस पाने के लिए जिंदगी भर कमाई हुई दौलत खो देता है और जीता तो इस गुरूर के साथ है कि कभी मरेगा ही नहीं और मरे ऐसे जाता है कि कभी अच्छी जिंदगी को जिया ही नहीं। तो क्या हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। फिर हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए जो दौलतमंद भी हो और सेहतमंद भी हो। अब इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, कृपया आप सभी लोग अपना मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने वाले वो विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आप में से कैंसर को बहुत किसी ने करीब से देखा होगा, किसी ने अपने दूर के रिश्तेदारों में देखा होगा, तो किसी ने अपने घर में ही कैंसर से लड़ते और मरते देखा होगा। अब वो लोग इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं और हमारी किसी गलती के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप सभी लोग अपना मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर कर दीजिएगा और हो सके तो सर और मैडम एक पेपर और पेन लेकर बैठिएगा। इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको कोई बात जरूरी लगती है तो उसे भी नोट कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो उस सवाल को भी नोट कीजिएगा और उस सवाल का जवाब मैं प्रोग्राम के अंत में जरूर देकर जाऊंगा। अब इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत हम एक कमिटमेंट के साथ करते हैं और सबसे पहले कमिटमेंट मैं करता हूं। अब इस प्रेजेंटेशन के दौरान जितनी भी बातें करूंगा उनमें से 99% बातें आपके और आपके पूरे परिवार के फायदे के लिए करूंगा। अब 1% बात उस बड़े परिवार के लिए करना चाहता हूं जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और 1% बात उस समाज के लिए भी करना चाहता हूं, लेकिन कमिटमेंट मुझे आप सभी से चाहिए। अब वो कमिटमेंट क्या है सर? अब इस प्रेजेंटेशन के दौरान जितनी भी बातें करूंगा अगर उनमें से कोई 5 बातें आपके दिमाग से होकर दिल तक गुजरती है तो उस 5 बातों को आपके आसपास के लोगों से, आपके परिवार के लोगों से और खास करके हमारे स्कूल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उन्हें जरूर शेयर करिएगा, ताकि एक भारत हमें ऐसा भी नजर आएगा जो कैंसर फ्री नेशन कहलाएगा। आर यू कमिटेड सर? आर यू कमिटेड मैम? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब जब हम कैंसर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का यही तो प्रश्न हो सकता है कि आखिर ये कैंसर क्या है? तो कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिसीज। कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिसीज, इट इज अ बंडल ऑफ मोर देन 100 डिसीज। कैंसर केवल एक बीमारी का नाम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी का एक समूह है। अगर इसी की साइंटिफिक भाषा में परिभाषा देखते तो कैंसर इज नथिंग बट इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में अबनॉर्मल तरीके से कोशिकाओं का बढ़ना, ग्रोथ करना कैंसर कहलाता है। अब इसी के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
अब मान लीजिए इतना बड़ा एक कमरा है और इस कमरे के दो दरवाजे, एक अंदर आने वाला और एक बाहर जाने वाला। अब अंदर आने वाले दरवाजे से लोग अंदर आते, इस कमरे में अपना काम करते और बाहर जाने वाले दरवाजे से बाहर चले जाते। अगर यही सिलसिला दिन भर इस कमरे में चलता रहा तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए जो बाहर जाने वाला दरवाजा है बीच में मैंने बंद कर दिया और अंदर आने वाले दरवाजे से लोगों का निरंतर करना शुरू रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट, भीड़ जमा हो जाएगी, जमावटी निर्माण हो जाएगा और मेरी नजर में लोगों की यहाँ पर गांठ बन जाएगी। अगर यही सिलसिला कोशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में होता है तो इसे हम कैंसर कह देते हैं। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारे शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिकाओं का काम क्या होता है? एक कोशिका अपना 4 दिन का कार्यकाल पूरा करके जगह पर मर जाती है और वही से 2 भागों में विभाजित होती है। अब इसी प्रकार ये कोशिका है सर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे धीमे धीमे विभाजित होती रहती है। अगर ये विभाजन पूरी जिंदगी हमारे शरीर में चलता रहा तो ईश्वर भी चाहे हमें कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन किसी कारणवश कोशिकाओं के डीएनए तंत्र में बिगड़ जाती है तो कोशिका क्या करती है? अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ करती है और एक ट्यूमर का निर्माण करती है। अगर ये ट्यूमर किसी के ब्रेन में जाकर बनता है तो उसे हम किसका कैंसर कहते हैं? ब्रेन कैंसर कहते हैं और ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और उस इंसान की मौत तक ब्रेन ट्यूमर से हो जाती है। अगर ये ट्यूमर किसी महिला के गर्भाशय में जाकर बनता है तो उसे गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। और वो महिला विश्व की सबसे बड़ी स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर भी क्यों ना हो, अगर हमें उनकी जान बचानी है तो उनके पूरे गर्भाशय को शरीर से बाहर निकालकर फेंक देने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं आप सभी को एक साइंटिफिक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिकाएं कितनी बनती है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब एक स्वस्थ इंसान के शरीर की कोशिका है, अब इसे किसी भी प्रकार का कैंसर है क्या? नहीं है। यहाँ पर एक कोशिका क्या कर रही है? 1 से 2 भागों में विभाजित होती है। अब इसी प्रकार एक कोशिका है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे धीमे धीमे विभाजित होती रहती है। अब ध्यान से देखिएगा सर, जैसे ये कोशिका 2 भागों में विभाजित हो रही है एक दूसरे से क्या हो रही है? अलग हो रही है, दूर जा रही है। अब जिससे हमारी ऊपर स्किन क्या होती है? चिकनी होती है, समतल होती है और अंदर से हम स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर का विभाजन देखते हैं तो उनके शरीर में गांठ का निर्माण कैसा होता है देखते हैं कि उस इंसान का शरीर है अब इसे कैंसर हो चुका है। अब यहाँ पर पुरानी कोशिकाओं का मरना और फैलना बंद हो चुका है। अब पुरानी वीडियो में हमने देखा था एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर एक दूसरे से क्या हो रही थी? अलग हो रही थी, दूर जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पर क्या कर रही है? एक के ऊपर एक ट्यूमर का निर्माण कर रही है, गांठ का निर्माण कर रही है। अगर ये दोनों पिक्चर को हमने एक साथ देखा तो हमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। और इसी फर्क को दर्शाने के लिए बदलते आंकड़ों पर बदलते दिनों पर ध्यान दीजिएगा कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिका कितनी बनती है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में। अब एक स्वस्थ इंसान के शरीर की कोशिका को विभाजन है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर का। जब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में सर कोशिकाएं 8 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं 280 बनती है। और जब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिकाएं 16 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं 596 बनती है। और जब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिकाएं 32 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं बनती है 1480। और समय कितने दिन का है? 5 दिन का। तो आप सोचिएगा जब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिकाएं 32 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं बनती है 1480। अगर यहाँ पर कोई मैथ के जानकार बैठे होंगे तो ये कैलकुलेशन अवश्य लगा सकते हैं कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर की तुलना में एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं 40 गुना तेजी से कार्य करती है। हम अंदर से कितने भी हट्टे कट्टे क्यों ना दिखते हो, कितने भी स्ट्रांग क्यों ना दिखते हो और हमारे शरीर में 50 से 60 ग्राम का कैंसर का ट्यूमर क्यों ना बना हो, लेकिन जो 20 से 25 दिन का समय होता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे शरीर में कैंसर की कोशिका आ चुकी है, कब ग्रोथ कर रही है और कब कितने बड़े कैंसर का ट्यूमर निर्माण कर रही है। सर आज तक मैंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 100 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि हमें कैंसर क्यों होता है। तो मैं आप सभी से पूछता हूं क्यों होता है हमें कैंसर? इंसान से भी पूछा सर, और किसी राह चलते इंसान से भी पूछा कि हमें कैंसर क्यों होता है, तो सबसे पहले 4 चीजों का नाम बता देते हैं। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब।
इन चीजों का सेवन करने से हमें क्या होता है? कैंसर होता है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, अगर इन चीजों का सेवन करने से हमें कैंसर होता है तो उन लोगों की मौत कैंसर से क्यों हो जाती है जो जिंदगी में सुपारी तक का भी सेवन नहीं करते थे, जो लोग सात्विक भोजन करते थे, योगा प्रणाम करते थे और घंटों घंटों मंदिर में जाकर पाठ पूजा करते थे। खास करके आप महिलाओं मैडम इन चीजों का सेवन ना के बराबर करती है, लेकिन हमारे भारत देश में जिस कैंसर का ग्राफ सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो आप महिलाओं में देखे जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 प्रकार के कैंसर की खोज हो चुकी है। हमारे शरीर के बालों और हमारे नाखून छोड़कर हमारे शरीर पर कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। तो ये क्या 200 प्रकार के कैंसर होने के पीछे एक कारण हो सकता है क्या? नहीं ना, ये 200 प्रकार के कैंसर होने के पीछे 2000 से भी अधिक कारण होते हैं। लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रिपोर्ट के अनुसार ये 200 प्रकार के कैंसर होने के पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह बताई गई है, और वह हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता का कम होना। अब जैसे हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो कैंसर ही नहीं, अन्य छोटी छोटी बीमारी भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो आज मेरे साथ वो लोग हाथ खड़े करिए जिनको लगता है मुझे भी कैंसर हो सकता है। सबसे पहले मुझे लगता है, इसलिए मैं अपने दोनों हाथ खड़ा कर देता हूं। आप में से किसी को लगता है? आपको लगता है? आप जिन्होंने हाथ क्यों नहीं किए, इसके पीछे दो प्रमुख कारण है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब सबसे पहला क्या है, अगर मैंने हाथ खड़ा किया और मुझे कैंसर हो गया तो एक प्रकार का डर है, और दूसरा इमोशनल रीजन। कोई सामान्य इंसान भी क्यों ना हो और चाहे खुद कैंसर का डॉक्टर भी क्यों ना हो, कैंसर जैसी बीमारी को अपने सपने में भी पसंद नहीं करता। लेकिन सेम सवाल अगर मैं मेडिकल फील्ड वालों से पूछता तो अपना दोनों भी हाथ खड़ा कर देते, क्योंकि उनको शुरुआत से ही बताया जाता है एवरी मैन बोर्न विद कैंसर सेल, हमारे शरीर में जन्मजाति कैंसर का बीज आ चुका है। फिर अब सवाल आता होगा, अगर आपके शरीर में और मेरे शरीर में जन्मजाति कैंसर का बीज आ चुका है तो हम सबको कैंसर होना चाहिए, हम सबकी मौत कैंसर से होनी चाहिए, और ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, इस बात को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है? एक जमीन में बोया हुआ बीज है। अब इस बीज का कुछ दिनों में ऐसा पौधा बन जाएगा। अब इस बीज को ऐसा पौधा बनने के लिए क्या चाहिए? नेचुरली मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर एक ही शब्द में आपको आंसर देना है तो आप क्या आंसर देंगे? पोषक वातावरण चाहिए। अब जिस दिन इस बीज के पास पोषक वातावरण तैयार हो जाएगा उस दिन इस पौधे में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का भी है। अब मान लीजिएगा जो आप सभी को जो लाल कलर की दिख रही है ये हमारे शरीर के असंख्य अरबों खरबों स्वस्थ कोशिकाएं, अब उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर हमारे सुंदर शरीर का निर्माण हुआ है। अब उन्हीं अरबों खरबों कोशिकाओं के अंदर आप ये ग्रीन कलर की दिख रही है। अब ये क्या है? यह हमारे शरीर में जन्मजात आया हुआ कैंसर का बीज है। अगर इस बीज को भी सर ऐसे कैंसर की सेल में एक्टिवेट होना है तो इसे भी क्या चाहिए? पोषक वातावरण चाहिए। फिर उस बीज के पास पोषक वातावरण तैयार कौन करता है? हम करते हैं। और वो कैसे? दो प्रकार के फैक्टर के माध्यम से। अब जिसमें से सबसे पहला है कार्सिनोजेंस। अब ये जो कार्सिनोजेंस है एक पोटेंट पॉइजन केमिकल है जो हमारे शरीर में खान-पान के माध्यम से प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद उस बीज के पास ऐसा पोषक वातावरण तैयार करता है, वो बीज का होता है कैंसर की सेल में एक्टिवेट हो जाता है। और चौंका देने वाली बात ये सर, ये जो कार्सिनोजेंस है हमारे शरीर में 350 से भी अधिक प्रकार से प्रवेश करता है। अब जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? धूम्रपान। अब तंबाकू को कच्चा चबाकर खाओ या सिगार में जलाकर पियो, ये दोनों प्रकार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद शराब की भी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और जो मम्मियां अपने प्यारे बच्चों को सुबह चाय के साथ और दूध के साथ क्या देती है? टोस्ट, बिस्किट, बेकरी के आइटम जो किससे बने हुए होते हैं? मैदे से। और मैदा अपने आप में कार्सिनोजेंस का कार्य करता है, इसलिए मैदे की चीजें जो बनी होती है हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होनी चाहिए। उसके बाद एक ऐसा भोजन जिसको पकाने से पहले भुना जाता हो, डीप फ्राई किया जाता हो, जिसके ऊपर काली काली परत आती हो, जैसे कि तंदूरी चिकन, तंदूरी रोटी और माइक्रोवेव में बनी हुई चीजें एक एसिडिक फूड होते हैं और इसके माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद क्या है? दूध। और ये दूध सफेदी के नाम पर जहर बन चुका है। WHO की वार्निंग आ चुकी है सर 2025 तक 2035 तक 87% लोगों को कैंसर हो सकता है। और उसके बाद लेटेस्ट शोध के अनुसार कॉस्मेटिक बहुत खतरनाक साबित हो चुकी है, जो महिला वर्ग के साथ साथ पुरुष वर्ग में भी दी जाती है। और हमारी घर की बड़ी महिला में इसका इस्तेमाल कर देकर हमारे घर की छोटी छोटी बच्ची में भी इसका क्रेज क्या हो रहा है?
सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग जानते होंगे ये अलग अलग प्रकार के कलरिंग एजेंट होते हैं और इनका बेस तैयार करने के लिए कभी मरे हुए जानवर तक का खून इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको एक ही जगह पर बार-बार लगाते हैं तो हमें स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। और उसके बाद क्या है? पेस्टिसाइड। आज किसान अपने खेतों में अधिक मात्रा में किसका उपयोग कर रहा है? पेस्टिसाइड का। पहले आप देखते थे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाने की मिलती थी, लेकिन आज हमें हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां खाने की मिलती है। इसके पीछे का कारण है पेस्टिसाइड। आप में से किसी ने सर पंजाब और हरियाणा का एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा है? वहां पर हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज है। अरे ये भी सुना होगा, जैसे सर ने बताया कि उन मरीजों के लिए क्या चलाई जाती है सर? कैंसर ट्रेन चलाई जाती है। फिर आज जो स्थिति पंजाब की है, कल चलकर हमारे महाराष्ट्र की नहीं हो सकती है ना। उसके बाद क्या है? ब्रश। आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि ब्रश करने से हमें कैंसर हो सकता है। आज समय के अभाव के कारण हर व्यक्ति दो काम एक साथ करता है। ब्रश करते करते न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो अपनी कॉलोनी को चक्कर लगा कर आ जाते हैं। अगर हमारे बच्चे का स्कूल पास में ही है तो उन्हें स्कूल तक छोड़ाते हैं। आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट उठाकर दिखेगा और उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा, उसमें होती है सोडियम, सैकरिन, सॉर्बिटॉल और फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा गलती से भी हमारे शरीर में ज्यादा होती है तो हमें थ्रोट कैंसर और माउथ कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। तो क्या हमें ब्रश करना छोड़ देना चाहिए? नहीं ना। लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का जो ब्रश करने का टाइम है वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। हमारा देश विश्व में भी क्या है? किस लिए सर? हमारा देश विश्व में विख्यात है प्लास्टिक। अतिथि देवो भव। अब जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है सर तो हम बड़े प्यार से पूछते हैं कि सर आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। लेकिन ये जो ठंडा पूछते हैं वो ठंडा पूछने के पीछे हमारा प्यार है, लेकिन मेडिकल साइंस भी सिद्ध कर चुका है कि उस ठंडे के अंदर प्यार नहीं है। वही ठंडा उस इंसान को एक दिन ठंडा करके जरूर रहेगा। उसके बाद क्या है? इसके ऊपर बैन लगा चुके हैं, लेकिन हमारे समाज में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो हम ही लोग हैं। मार्केट जाके फ्रूट्स खरीदते और सीधा डाल देते फ्रिज के अंदर। अब 4 घंटे के बाद उसे निकाल कर देखिएगा, उनके ऊपर आपको एक बूंद बूंद जैसी परत दिखेगी। वो बीपी मॉलिक्यूल्स। और ये बीपी मॉलिक्यूल्स अपने आप में कार्सिनोजेंस का कार्य करता है। उसके बाद क्या है? कलर के बिस्किट। इसके माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब ये था पहला फैक्टर जो हमारे शरीर में खान पान के माध्यम से प्रवेश करता है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे शरीर में हवा के माध्यम से प्रवेश करता है और उसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के कोशिकाओं के डीएनए तंत्रों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन चुराते हैं। अब कोशिकाओं में से ऑक्सीजन चुराना मतलब कोशिका को वहां पर क्या होना? अबनॉर्मल होना। और कोशिका का अबनॉर्मल होना मतलब वहीं से कैंसर की शुरुआत होना। और ये आते कहां से? ये आते पोल्यूशन के माध्यम से। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसके माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और गलत खान-पान के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये दो फैक्टर कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उस बीच के पास ऐसा पोषक वातावरण तैयार करते हैं, वो बीच क्या होता है? कैंसर की सेल में एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम जिंदगी भर ये सोचते बैठते हैं कि मैंने सुपारी तक का भी सेवन नहीं किया और मुझे कैंसर कैसे हो गया। अब इसके पीछे दो प्रमुख फैक्टर होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि 200 प्रकार के कैंसर की खोज हो चुकी है और ये 200 प्रकार के कैंसर होने के पीछे 2000 से भी अधिक कारण होते हैं। लेकिन जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारा शरीर क्या करता है? 10 धोखादायक संकेत देता है। अगर इन संकेतों को आप समझ पाते और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करते तो अपनी जिंदगी को 100% कैंसर होने से बचा लेते। लेकिन इन संकेतों को क्या करते? एक सामान्य बीमारी के लक्षण समझकर इग्नोर कर देते। अब ये 10 धोखादायक संकेत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने भी सुना होगा किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, किसी को सेकंड स्टेज का है, किसी को थर्ड स्टेज का है। अब ये कैंसर की स्टेजेस क्या है? कैंसर कैसे हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा। ये स्टेजेस ऑफ कैंसर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके शरीर में और मेरे शरीर में जन्मजाति कैंसर का बीज आ चुका है, लेकिन वो कैसी अवस्था में? इनएक्टिव अवस्था में, सुप्त अवस्था में। अब जिसे कहा जाता है सेल विद जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जीरो अवस्था का कैंसर। अब यहाँ पर बाहर के प्रदूषित वातावरण के माध्यम से और हमारे गलत खान-पान के माध्यम से इस बीच के पास क्या होता है? एक पोषक वातावरण तैयार होता है और वो बीच कैंसर की सेल में एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद हमने लाखों जांचें की भी तो हमारा शरीर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं देता जिसे हम समझकर भी क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं जो कैंसर की सेल है वो कितना गुना तेजी से कार्य करती है? 40 गुना तेजी से कार्य करती है और इसका नतीजा कैंसर तेजी से बढ़ते हुए फर्स्ट स्टेज में चला जाता है।
अब कैंसर फर्स्ट स्टेज में जाएगा तो हमारा शरीर दोस्तों धोखादायक संकेत देगा, लेकिन इन संकेतों को सामान्य बीमारी के लक्षण समझकर इग्नोर कर देते हैं और इसका नतीजा कैंसर तेजी से बढ़ते हुए सेकंड स्टेज में चला जाता है। अब कैंसर सेकंड स्टेज में जाएगा सर, तो यहाँ पर हमारी तकलीफें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब तकलीफें बढ़ते हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, प्राइमरी जांचें करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिनका समय कभी-कभी 5 से 6 महीने का भी हो जाता है और इसका नतीजा कैंसर तेजी से बढ़ते हुए इन 30 को क्रॉस करके पूरे शरीर में फैल जाता है, मतलब कि इनवेसिव हो जाता है, एक अवयव से दूसरे अवयव में, दूसरे अवयव से तीसरे अवयव में। तो आप भी लोग मुझे बताएगा, अगर कोई पेशेंट इस स्टेज में डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, इन्हें आप घर लेकर जाइएगा, अच्छी अच्छी बातें करिएगा, अच्छा खाना खिलाएगा ताकि वो व्यक्ति और भी ज्यादा देर जी सके। लेकिन वो व्यक्ति उतने भी दिन जी नहीं पाता, कुछ दिनों में ही चलते बनता है। लेकिन जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होता है तो हमारा शरीर को 10 धोखादायक संकेत देता है। क्या आप लोग जानते हो 10 धोखादायक संकेत क्या है? हाँ जी, फिर जानना चाहोगे? वो 10 धोखादायक संकेत सर फिर कुछ इस प्रकार। सबसे पहला, आग या मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन, बार-बार कब्ज होना या पतले दस्त होना। अब कैंसर का एक सबसे घनिष्ठ संबंध है और वो है बेवजह, नो विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, म्हणजे कुठल्याही के कारण नसताना। अब ना मैंने बाहर खाना खाया, ना ही मैंने तीखा खाना खाया, फिर भी मुझे पतले दस्त हो रहे। यूरिन करता हूं तो यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन रुक के आ रही है और यूरिन का जो कलर है एक दिन में ही 3 से 4 बार परिवर्तित हो रहा है। अगर ऐसे लक्षण किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो ये लक्षण कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, शरीर पर कभी न सूखने वाला घाव, जैसे कि मुंह में, जीभ में और गाल पर। अब अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है सर कि उनके मुंह के अंदर छाले आते हैं। अगर सामान्य छाले हो वो कितने दिनों के अंदर ठीक होने चाहिए? दवा लेने के बाद 2-4 दिन के अंदर ठीक होने चाहिए। लेकिन दवा लेने के बाद भी वो छाले ठीक नहीं हो पाते और महीनों से हमारे मुंह के अंदर नजर आते हैं, तो उन छालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपनी मुंह की बायोप्सी करवानी चाहिए, क्योंकि ये छाले मुंह कैंसर के छाले भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, असामान्य रक्तस्राव। अब जिंदगी में जहां से भी खून ना निकला हो वहां से खून निकल कर आना, पाइल्स फिशर जैसी बीमारी ना होते भी गुदाद्वार से खून निकल कर आना, और महिला में पीरियड्स की डेट ना होते भी अनकंट्रोल तरीके से ब्लीडिंग होना, और जो पीरियड्स की डेट है हर महीने चेंज होकर आना। अगर ऐसे लक्षण किसी महिला के अंदर दिखाई देते हैं तो ये लक्षण गर्भाशय के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद क्या है सर, लंबे समय तक निकलने में कठिनाई। अब पानी पीते समय या जूस पीते समय हमारे गले में दर्द होता है। अब वही दर्द कुछ दिनों के लिए हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वही दर्द महीनों से हमारे गले के अंदर होता है तो ऐसा दर्द थ्रोट कैंसर का दर्द हो सकता है। उसके बाद क्या है, शरीर पर कहीं पर भी गांठ। अब हर गांठ कैंसर की वजह से जरूरी है क्या? नहीं है, लेकिन जो गांठ दबाने से दबती नहीं, सीमेंट जैसी कड़क हो और दबाते तो सुई जैसी चुभन महसूस होती हो, ऐसी गांठ कैंसर की गांठ हो सकती है। उसके बाद क्या है, कब्जियत या भूख की कमी। पहले आप देखते थे वो व्यक्ति 6 रोटी खाता था, लेकिन आज 2 रोटी खाता है तो पेट भरे जैसा महसूस करता है। दोपहर में खाना खाता है तो रात को खाना खाने की इच्छा नहीं जाता था। अगर ऐसे लक्षण किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो ये लक्षण फेफड़े के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, त्वचा के तिल या फुंसी में अचानक परिवर्तन होना, बेवजह हमारा वजन बढ़ना या घटना, खांसी सताना, आवाज मिटना और दर्दनाशक दवा लेने पर भी दर्द बने रहना। अब अक्सर लोगों की ये भी शिकायत होती है सर कि उनके शरीर के अंदर दर्द होता है। अब वही दर्द कुछ दिनों के लिए हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वही दर्द महीनों से हमारे शरीर के अंदर होता है तो ऐसा दर्द हड्डियों के कैंसर का दर्द हो सकता है। उसके बाद क्या है, दिन भर कपकपी लगना है, नींद में ज्यादा पसीना आना। अब ठंडी के दिनों में हमें ठंडी लग रही है और गर्मी के दिनों में हमें गर्मी हो रही है, ये सामान्य बात है। लेकिन अगर हमें ठंड के दिनों में गर्मी हो रही है और गर्मी के दिनों में हमें ठंड लग रही है तो ऐसे लक्षण ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, मिर्गी आना, तेज सिर दर्द और बार-बार जी में चलना। मैंने आपको बताया कि कैंसर का एक सबसे घनिष्ठ संबंध है और वो है बेवजह। अब किसी को मिर्गी की समस्या नहीं है, अचानक उसको मिर्गी आती है, बार-बार निराकार उस व्यक्ति का जी मचलता है और सिर दर्द होता है। अब वही सिर दर्द सामने की ओर से हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वही सिर दर्द पीछे की ओर से शॉकिंग पेन होता है तो ऐसा पेन हमें एक दिन ब्रेन ट्यूमर तक जरूर पहुंचा सकता है। अब ये 10 धोखादायक संकेत जो मैंने आपको बताया, इसे आप समझ पाते, पहचान पाते और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करते तो अपनी जिंदगी को 100% कैंसर होने से बचा लेते। लेकिन इसे सामान्य बीमारी के लक्षण समझकर इग्नोर कर देते और इसका नतीजा ऐसे डेंजर जोन में फंस जाते, ऐसे भंवर में फंस जाते जहां से कभी वापस नहीं आ सकते। अब उदाहरण के लिए हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन आदित्य बिरला जी, उनके पास तमाम संपत्ति थी, करोड़ों की जायदाद भी थी,
और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना इलाज करवा सकते थे या नहीं? करवा सकते थे ना। लेकिन यहाँ आने के बाद दुनिया का कोई करोड़पति इंसान क्यों ना हो, हर दिन नोटों के गड्डी पर क्यों ना सोता हो, वो अपनी जिंदगी को कैंसर से बचा नहीं सकता। और बड़े दुख की बात यह सर कि भारत के 30 लाख लोग हर साल इस भंवर में फंसे जाते हैं। तो क्या कल चलकर हमारे परिवार की बारी नहीं आ सकती? आ सकती है ना, कभी भी आ सकती है। अगर इस भंवर में खुद को और अपने परिवार को कभी भी नहीं देखना है तो जाने से पहले ऐसे 2 आसान रास्ते बताकर जाऊंगा ताकि जिंदगी में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा। लेकिन उससे पहले 4 ऐसे कैंसर के बारे में चर्चा करते हैं जिसका मृत्यु दर हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। जैसे कि पुरुषों में देखा जाने वाला फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, बच्चों में अधिकतर देखा जाने वाला ब्लड कैंसर और महिलाओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर। अब जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? फेफड़े का कैंसर। तो आप ध्यान से लिखिएगा। अब ये 33 साल के शरीर का फेफड़ा है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर का। यह हमें कैसा नजर आ रहा है? स्वस्थ, सफेद, साफ सुथरा नजर आ रहा है। और एक कैसे नजर आ रहा है? ब्लैक, जैसे गंदा हो गया हो, लोहे के ऊपर जंग लगा हो। आता यामागचं कारण काय? स्मोकिंग। आता तुमच्यापैकी बरीच लोक असं म्हणत असतील सर मी स्मोकिंग करत नाही। सर आपण स्मोकिंग करत नाही, दुनिया आपल्यासाठी स्मोकिंग करायची ना। उसे कहा जाता है सर एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। मतलब जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसे तो फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता ही है, लेकिन जो व्यक्ति उसके आसपास ज्यादा रहता है उस व्यक्ति को भी फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता है। उसके बाद जो व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में काम करते हैं उस व्यक्ति को भी फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता ही है। और उसके बाद पारिवारिक इतिहास, ये कुछ % जेनेटिक होते हैं। और जब फेफड़े की कैंसर की शुरुआत हमारे शरीर के अंदर होती है सर, तो हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के बदलाव होते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को खांसी आती है और वो खांसी रुकती नहीं है और खांसी के साथ साथ मुंह से गुनाना भी शुरू होता है। जब व्यक्ति अपनी सांसों को लेता है तो सांसों में से घरघराहट की आवाज आती है और थोड़ा चल लेने के बाद उस व्यक्ति की सांसें फूलने लगती है। अब उस व्यक्ति को भूख बहुत कम लगती है। दोपहर में खाना खाता है तो रात को खाना खाने की इच्छा नहीं जाता था और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है। पहले आपने देखा होगा वो व्यक्ति 12-12 घंटे काम करता था लेकिन थकता नहीं था। लेकिन आज 2 घंटे काम करने के बाद ही इतना ज्यादा थक जाता है, अगर उसको पंखे की हवा मिले और 10 मिनट का यहाँ पर टाइम मिले तो वो व्यक्ति 10 मिनट तक सोना पसंद करता है। अगर हम सभी लोग रात में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो अगले 16-18 घंटे में कैसा लगना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश लगना चाहिए। अगर एक झपकी भी हमें दिन में आती है तो सोच जाइए कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है। अब ये था पहला फेफड़े का कैंसर। लेकिन जो दूसरा है हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों में अधिकतर देखे जाने वाला ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। अब इसके पीछे का भी वही कारण है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें तो फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता ही है, लेकिन हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी ब्लड कैंसर होने का खतरा उतना ही होता है। उसके बाद कीमो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट से भी कैंसर होने का खतरा रहता ही है। और उसके बाद है एटॉमिक किरणोत्सर्जन। आपने जापान के 2 शहरों के नाम सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। बात कब की है? 1945 की। लेकिन आज भी जो बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं सर, वो जन्म से ही अपंग और कैंसर युक्त पैदा होते हैं। और यंग जनरेशन में धूम्रपान का क्रेज इतना बढ़ रहा है, आप किसी भी गली में जाइएगा, किसी भी मोहल्ले में जाएगा, हमें छोटे छोटे बच्चे सुट्टा मारते हुए नजर आएंगे। अगर गलती से भी यहाँ पर एक सिगरेट पीने की मूर्खता में कर बैठता हो तो जितना मैं दवा बाहर फेंकूंगा उसमें होते 1 लाख फ्री रेडिकल्स और 1 लाख फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बैठे हुए 1 लाख लोगों को कैंसर का पेशेंट बनाने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन जितना दवा मैं अपने अंदर लूंगा उसमें होते 4000 केमिकल और इन 4000 केमिकल में से 4 केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? बेंजीन। अब इसे हमारे घर के वॉल पेंट यूज किया। जब हमारे घर में पेंटिंग करते हैं तो ना हमारे घर में कोई छिपकली प्रवेश करती है ना कोई मकड़ी प्रवेश करती है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा है अमोनिया, इसे हमारे घर के टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है हाइड्रोजन साइनाइड, एक चूहे मारने की दवाई है। और चौथा है एसीटोन। मैडम ज्यावेळेस नेल पॉलिश लावता त्याला रिमूव्ह करायला कशाचा उपयोग करतात? रिमूव्ह थिनर। अब उस थिनर के अंदर होता है एसीटोन। तो सोचिएगा ये 4 केमिकल एक छोटी सी सिगरेट के अंदर होते हैं। अगर गलती से भी इस सिगरेट का धुआं हमारे बच्चों के शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे बच्चों का शरीर एक प्रकार का सर्कस बन जाता है। ऐसे बच्चों को बार-बार बुखार आता है और रात में इतना ज्यादा पसीना आता है कि उनके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बार-बार सर दर्द की कंप्लेंट करते हैं। ऐसे बच्चों को साल में 1 या 2 बार पीलिया जैसी बीमारी होने को होती है। ऐसे बच्चे सर हमेशा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते हैं।
उसके बाद मम्मी ने झाड़ू क्या लगाई, उन पे एलर्जी होना शुरू हो जाती है और मौसम परिवर्तन के साथ उन्हें फीवर आना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे इतने ज्यादा थकान महसूस करते हैं, होमवर्क करते समय अपने टेबल पर ही सो जाते हैं। तो आप सभी लोग सर अपने अपने स्कूल के दिनों को याद करिएगा। हम दिन भर स्कूल में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद हमें शाम को छुट्टी होती थी, छुट्टी होने के बाद हम घर जाते थे। तो घर जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते थे? खेलते थे। बिल्कुल करेक्ट सर। कहां पर खेलते थे? किसी मैदान में खेलते थे या ग्राउंड में खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे जैसे वो स्कूल से घर वापस आते तो सबसे पहले कहां खेलना पसंद करते? मोबाइल में खेलना पसंद करते और टीवी देखना पसंद करते हैं। और उनकी शक्ल को देखिएगा सर, ऐसा लगता है वो पढ़ाई कर कर नहीं, कोई महाभारत की जंग लड़ाई लड़कर घर आए हो, इतने ज्यादा थके लगते हैं। और एक ही मानसिकता को लेकर वो घर आते हैं। जैसे वो घर आए उसके मम्मी पापा किसको होनी चाहिए? दरवाजे पर होनी चाहिए। किस लिए? उसकी बैग लेने के लिए, उसके जूते निकालने के लिए। लेकिन किसी बच्चे के मम्मी पापा जॉब पे, तो बच्चा क्या करेगा? थोड़ी देर टीवी देखेगा, थोड़ी देर मोबाइल में खेलेगा और ऐसा ही किसी कोने में सोता हुआ नजर आएगा। अब इस बच्चे के स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? पास साइंटिस्ट ने अमेरिका में 150 बच्चे के ऊपर सर्वे किया था, तो उसमें ऐसा पाया कि इस बच्चे के स्थिति के लिए जिम्मेदार है माँ बाप। और वो कैसे? हमारे द्वारा दिया गया कुछ इस प्रकार का लाइफस्टाइल। अब मान लीजिएगा सर, आपका बच्चा फ्रिज का डोर ओपन कर रहा है, आपके फ्रिज के अंदर एक पानी की बोतल है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। जैसे आपका बच्चा फ्रिज का डोर ओपन करेगा, सबसे पहले कौन सी बोतल उठाएगा? कोल्ड ड्रिंक की उठाएगा। अब इस ढंग से 3 से 4 साल के बच्चे को दाल चावल रोटी सब्जी का स्वाद पता नहीं, वो बच्चा टीवी देखकर अपना मेनू खुद से करता है। और मैंने यहाँ तक ही देखा है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो दाल चावल खाना शुरू कर देता है, खाता है। लेकिन दाल चावल उतने अच्छे से नहीं खा पाता, उतने अच्छे से वो खाता है चिप्स और कुरकुरा। क्या जन्म से बच्चे को इसका स्वाद पता होता है? नहीं पता होता, बताते हैं माँ बाप। और उसके बाद पिज्जा और बर्गर ने हमारे इंडिया को बर्बाद करके रखा है। शाम के 5 बजे के बाद हमारे शहर को घूमने निकलिएगा, सारा ये मीडिया में कहां पर नजर आएगा? और चाइनीज की स्टॉल पर। अब ये एसिडिक फूड होते हैं। अगर गलती से भी इन सभी चीजों का प्रमाण हमारे बच्चों के शरीर में ज्यादा होता है तो कभी आपने अंदाजा लगाया कि हमारा बच्चा कहां पहुंच सकता है? हमारा बच्चा यहां पहुंच सकता है। और यहां आने के बाद दुनिया के कोई करोड़पति माँ बाप क्यों ना हो, हर जिन डॉक्टर के टेबल पर 90-90 लाख रुपए क्यों ना रखते हो, वो अपने बच्चों को सही सलामत हॉस्पिटल से घर लेकर नहीं जा सकते। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति आप किसी दूर के दुश्मन के बच्चे की देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर ऐसी स्थिति आपको आपके खुद के बच्चे की नहीं देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और खान पान बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, चाहे लाइफस्टाइल बदल दिया, चाहे खान पान बदल दिया, लेकिन चाहे बच्चा गरीब घर का हो चाहे बच्चा अमीर घर का हो, जब वो स्कूल जाता है तो अपनी जेब में 5 से 10 रुपए लेकर वो जरूर जाता है। अब स्कूल जाने के बाद क्या खाता है, क्या पीता है, हमें पता होता है क्या? नहीं पता होता। अगर ऐसी स्थिति किसी भी बच्चे के जीवन के अंदर नहीं दिखती है तो जितने भी 0 से 16 साल के बच्चे हैं उनका साल में एक बार ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, ताकि 2 साल के बाद उनके ब्लड के अंदर ब्लड कैंसर आने वाला है उसका पता हमें आज लग जाता है। और वो ब्लड टेस्ट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इससे भी ज्यादा खतरनाक कैंसर के बारे में चर्चा करते हैं और उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। अगर इसका करंट सिनेरियो देखें तो हर 10 मिनट में एक महिला की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। लगभग यहाँ पर मैं कितनी मिनट से बात कर रहा हूं सर? 40 मिनट हो गए। अब भारत के किसी ना किसी कोने में 4 महिला की मृत्यु अभी तक ब्रेस्ट कैंसर से हो चुकी है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे के कारण है बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब? नहीं ना, फिर इसके पीछे के कारण है शर्म और संकोच। अब महिलाएं ना बात अपने पति के साथ शेयर करती है, ना ही परिवार को बताना चाहती है और ना ही डॉक्टर को। अब यहाँ पर आप जितने भी पुरुष और बेटे हर पुरुष के लाइफ में 4 पारिवारिक महिलाएं होती है। कौन कौन सी? माँ बहन बीवी और बेटी। अगर इन 4 महिलाओं के जीवन में आपको ये 10 मिनट का सफर नहीं देखना है तो मैं जितनी बातें बताऊंगा उनको गौर से सुनिएगा और आज रात का खाना अपने परिवार के साथ खाइएगा, उन्हें भी बातें शेयर करिएगा, आपके आसपास के लोगों से भी बातें शेयर करिएगा और खास करके हमारे स्कूल की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें भी बातें शेयर करिएगा, ताकि ये 10 मिनट का सफर उनकी जिंदगी में कभी भी ना आए। और शर्म और संकोच को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिएगा सर, क्योंकि हमने भी सुना है जाने तो जाना है। अब ये महिलाओं के ब्रेस्ट की आंतरिक संरचना, अगर किसी महिला के ब्रेस्ट के बाहरी भाग में कोई गांठ या सिस्ट नजर आती है मैडम
तो उसे नहाते समय या कपड़े चेंज करते समय स्पर्श के माध्यम से महसूस करिएगा। अगर गलती से भी कोई गांठ या सीस नजर आती है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनके सजेशन से उसे डिसॉल्व करिएगा। लेकिन ज्यादातर गांठ क्या करती है, डिपर टिश्यू के अंदर बनती है। बाहरी भाग लंबा और स्पॉन्जी होने के कारण ये बाहर की ओर ना बढ़ते हुए तेजी से अंदर की ओर बढ़ना शुरू करती है और चारों तरफ फैल जाती है। ये आप सभी को जो लाल कलर की दिख रही है, अब ये ब्लड नलिका। अगर गलती से भी कैंसर की सेल इस ब्लड नलिका में पहुंच जाती है तो उनके शरीर में खुल्लम खुल्ला घूमना प्रारंभ कर देती है और जहां जहां उसे कमजोर कोशिका मिलती है वहां वो एक्टिवेट हो जाती है और कभी-कभी 3 से 4 जगह का कैंसर उस महिला को हो जाता है। और ऐसा भी देखने को मिला है, ब्रेस्ट कैंसर से शुरुआत होती है और उस महिला की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हो जाती है। अब इसके पीछे के कारण है सर, तीव्र मानसिक तनाव और एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा। जब हमारी बच्ची बड़ी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, स्कूल में डालते हैं। अब स्कूल में जाने के बाद किसका टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन होता है। फिर और बड़ी होती है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी का टेंशन होता है। फिर और बड़ी होती है तो उसकी शादी कर देते हैं। फिर किसका टेंशन होता है मैडम, सास ससुर वालों का, घर वालों का। अब पूरा काम कैसे चलता है, टेंशन पूर्वक, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन का रिसाव होना शुरू होता है। अगर गलती से भी एस्ट्रोजन की मात्रा उनके शरीर में ज्यादा होती है तो उन्हें 10 गुना ज्यादा खतरा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। उसके बाद क्या है, अविवाहित महिला है। अब जो महिला विवाह नहीं करना चाहती या जिनका विवाह 35 साल के बाद हुआ हो या जिनका पहला बच्चा 35 साल के बाद पैदा हुआ हो, उन महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। उसके बाद जिन महिला में विटामिन ई की कमी है, उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा 10 गुना ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है, 13 वर्ष से पहले पीरियड्स का शुरू होना। अब हर घर में छोटी छोटी बच्चियां होती है और उनकी जो पीरियड शुरू होने की कालावधि होती है वो होती है 13 वर्ष से बाद। लेकिन किसी बच्चे के अंदर 13 वर्ष से पहले पीरियड शुरू रहे तो उस बच्चे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साल में एक बार किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी लक्षण देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर होने का। उसके बाद क्या है, 51 साल के बाद मेनोपॉज। अब जैसी पीरियड शुरू होने की कालावधि होती है वैसी पीरियड्स खत्म होने की भी कालावधि होती है। 48 साल से 50 साल के बीच में पीरियड्स रुकने चाहिए। लेकिन किसी महिला का 51 साल तक पीरियड्स नहीं रुक रहे तो उस महिला को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्तनपान की अनाकारी। आज सभी महिलाएं वर्किंग वुमन होने के कारण या फिर किसी कारणवश अपने बच्चों को सही से स्तनपान नहीं करा पाती, उन महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। और उसके बाद क्या है सर, अनुवंशिक। आपने देखा होगा एक घर में 3 से 4 लोगों की मृत्यु किसी हो चुकी है, कैंसर से हो चुकी है। अब अनुवंशिकता इसे कैसे कहते हैं, अगर मेरी नानी को ब्रेस्ट कैंसर है वो मेरी माता को होगा, अगर मेरी माता थी मेरी बहन को हो सकता है। और जब ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं तो उनके ब्रेस्ट के अंदर कुछ इस प्रकार के बदलाव होते हैं। शुरुआत में बाहों के नीचे गांठ बनना शुरू हो जाती है, स्तनों में बगलों में निरंतर दर्द होना शुरू हो जाता है, निप्पल से खून या पानी जैसा रिसाव और चिकट चिकट पदार्थ बाहर आना शुरू हो जाते हैं, निप्पल अंदर की ओर जाना शुरू होता है, स्तन पर लालिमा या सूजन आती है, स्तन पर जैसे संतरी का छिलका होता है उस छिलके के ऊपर जैसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वैसे गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं। स्तन के आकार में बदलाव होता है, एक स्तन दूसरे स्तन के मुकाबले बड़ा या छोटा नजर आता है, स्तन पर रैशेज और छींटे नजर आते हैं और स्तन पर पपड़ी जैसी परत बनना शुरू हो जाती है। अब ये सभी लक्षण ना सही सर, इनमें से कोई 3-4 भी लक्षण अगर किसी महिला के ब्रेस्ट के अंदर दिखाई देते हैं तो उस महिला को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी एक बार उस महिला के ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, बस एक ही रास्ता बचता है कि जिस ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है उस ब्रेस्ट को शरीर से काट के बाहर फेंक दिया जाता है। अगर गलती से भी इस ब्रेस्ट का इंफेक्शन इस ब्रेस्ट में हुआ तो दोनों ही ब्रेस्ट निकाल लिए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति दुनिया की कोई महिला अपने शरीर के ऊपर बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती। पहले आप देखते थे 51 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर हुआ करता था, लेकिन आज 20-20, 22-22 साल की लड़कियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब एक समय के लिए 51 साल की महिला का ब्रेस्ट रिमूव किया जाए, फर्क तो हर महिला को पड़ता है लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने आधे से भी ज्यादा जिंदगी जी ली है। लेकिन ये 20 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी की शुरुआत अभी तक नहीं हुई हो, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, क्या ऐसी स्थिति उसके शरीर के ऊपर वो बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती ना। अगर उस बच्चे को अपने आसपास के लोगों का और अपने परिवार के लोगों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला तो बच्चे आत्महत्या का रास्ता
का भी अपना शक्ति है। अगर ऐसी स्थिति किसी भी महिला के शरीर के ऊपर नहीं देखनी है तो हर महिला ने हर महीने आईने के सामने खड़े होकर अपने दोनों ही ब्रेस्ट का स्वतः परीक्षण करना चाहिए ताकि अपर टिश्यू के बारे में पता चले। लेकिन ज्यादातर क्या करती है, डिपर टिश्यू के अंदर बनती है, इसलिए साल में एक बार दोनों ही ब्रेस्ट का हमें क्या कराना है, स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। और वो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा सर, लेकिन इससे पहले भारत के सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर के बारे में चर्चा करते हैं और उसका नाम क्या है, सामाजिक कैंसर। अब यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखा है, हाँ जी, मुख कैंसर। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो आप सोच रहे हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप ही लोग मुझे बताएगा सर, जब दो दोस्त आपस में हर बार मिलते हैं तो सबसे पहले अपने घर परिवार की बात करते हैं क्या, नहीं, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, आएगा तुमच्याकडे, यानी कि तंबाकू चूना। इसलिए मैंने इस कैंसर को सामाजिक कैंसर का नाम दिया है। अब जो व्यक्ति ज्यादा खुश होता है और ज्यादा दुखी होता है तो दो जगह जाना पसंद करता है। पहला व्यक्ति जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और दूसरा व्यक्ति कहाँ जाता है सर, मधुशाला, यानी कि शराब की दुकान। और वहां जाने के बाद एक ही दृश्य देखने को मिलता है, एक हाथ में शराब का प्याला होता है, एक हाथ में सिगरेट होती है और पहले से मुंह में चबाया होता है पान मसाला। अगर इन तीन चीजों का लगातार हम हमारी जिंदगी के अंदर मुख कैंसर हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को स्किन कैंसर है उस व्यक्ति को भी मुख कैंसर होने का खतरा रहता है। और जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं और जो लोग एचआईवी और एड्स के लिए दवाई ले रहे हैं और गलत खान-पान के माध्यम से भी मुख कैंसर होने का खतरा रहता है। और जब मुख कैंसर की शुरुआत हमारे मुख के अंदर होती है तो हमारे मुख के अंदर कुछ इस प्रकार के बदलाव होते हैं। शुरुआत में मुख के अंदर सफेद और पीले कलर के छाले आते हैं और वो छाले ठीक नहीं हो पाते और वही छाले बाद में अल्सर में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा वो व्यक्ति इतना मुंह खोल पाता था, लेकिन आज व्यक्ति इतना भी मुंह खोल नहीं पाता। उस व्यक्ति को चबाने में तकलीफ होती है, दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है और मुंह से खून आना शुरू होता है। अब इतना सब कुछ होता है उसके मुख के अंदर, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सर वो व्यक्ति रुकता नहीं है, तो उस व्यक्ति को रुकना पड़ता है 100% मुख कैंसर से। अब हम जिंदगी भर किसके पीछे भागते, पैसे के पीछे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना पैसा कमाते और ना ही समय कमाता है। अब डॉक्टर के पास एक ही रास्ता बचता है सर कि जिस हिस्से पर मुख कैंसर डिटेक्ट हुआ है उस हिस्से को हमारे शरीर से काट के बाहर किया जाता है, मतलब कि सर्जरी। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ क्या 100% सर्जरी इलाज है? नहीं। आपने देखा होगा या सुना होगा किसी व्यक्ति का 100% कैंसर का ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद उस व्यक्ति में फिर से कैंसर डिटेक्ट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि ऑपरेशन करते समय गलती से भी कैंसर की सेल उसके शरीर में छूट जाती है तो उनके शरीर में खुल्लम खुल्ला घूमना प्रारंभ कर देती है और जहां जहां उसे कमजोर कोशिका मिलती है वहां वो एक्टिवेट हो जाती है। और कभी-कभी 3 से 4 जगह तो कैंसर उस व्यक्ति को हो जाता है। तो क्या 3 से 4 जगह क्या वो निकालना पॉसिबल है? नहीं। फिर व्यक्ति क्या करेगा सर? ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन टेबल पर ही अपना दम तोड़ देगा। डॉक्टर यहाँ पर और एक इलाज सजेस्ट करते हैं, उसका नाम है कीमो रेडिएशन थेरेपी। अब लाखों लोगों की जिंदगी को सर कीमो रेडिएशन थेरेपी ने बचा लिया है, लेकिन वो लोग कौन थे जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए वो थे या जिन्होंने अपना विदेश में जाके इलाज किया वो थे? कौन थे सर? लाखों करोड़ रुपए वाले विदेश में जाके इलाज किया वो जिन्होंने विदेश में जाके इलाज किया, जिन्होंने पैसे लगाए वो लेकिन पैसे वाले भी नहीं थे सर, और जिन्होंने विदेश में जाके इलाज किया ये भी नहीं थे। फिर कौन थे? जिनका कैंसर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में पकड़ में आया वो लोग थे। जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में पकड़ में आता है तो कीमो रेडिएशन थेरेपी बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन जब कैंसर सेकंड स्टेज को क्रॉस करता है तो कीमो के साइकिल को बढ़ाना पड़ता है और पहले से हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई होती है तो वो व्यक्ति कैंसर से ना मरते हुए कीमो के साइड इफेक्ट से ही मर जाता है। इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कीमो रेडिएशन थेरेपी। आप में से कुछ लोग कीमो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। अब कीमो क्या करता है सर? कैंसर की कोशिकाओं तो नष्ट कर देता है, लेकिन जितनी भी उसके आसपास स्वस्थ कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। उसके बाद सर के एवं ट्रीटमेंट एरिया के पूरे बाल झड़ जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आती है और नाखून काले पड़ना शुरू हो जाते हैं।
अब उस व्यक्ति के मुंह में इतने ज्यादा छाले आते हैं, वो व्यक्ति ढंग से अपनी थूक भी निकल नहीं सकता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से गला फिट कर देते हैं, एक ट्यूब फिट कर देते हैं और उस ट्यूब के माध्यम से उस व्यक्ति को खाना या पानी पहुंचाया जाता है। बार बार मिलाकर उस व्यक्ति का जीवन चलता है। जवान होने के बाद भी शारीरिक संबंध में उदासीनता दिखाता है, प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, नसों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में और हड्डियों में इतना भयंकर दर्द होता है, वो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या का रास्ता भी अपना लेता है और पूरे शरीर पर इतनी ज्यादा सूजन आती है। जब व्यक्ति अपने आप को आईने के अंदर देखता है तो अपने आप से ही डर जाता है, इतना उसका चेहरा सूजा होता है। और सबसे गंदी बीमारी है सर डायरिया। वो व्यक्ति अपने अंतर वस्त्र में लैट्रिन और बाथरूम कर देता है, इसका उसको खुद को ही पता नहीं होता। अब ये जो एक कीमो रेडिएशन थेरेपी का पहले का है और ये बाद का है। अब इसका जमीन आसमान का डिफरेंस देखिएगा। आप में से किसी ने कैंसर हॉस्पिटल को विजिट किया है क्या? आपने किया है सर, आपने भी किया है, आपने तीनों। कैसा लगा सर आपको? भैया वो हमारा दोस्त लड़का था। हाँ जी, हमारा दोस्त का लड़का था। आपको कैसा लगा सर जाने के बाद? एक मेरे बहन की दोस्त थी, तलाठी भी है, आपने भी तलाठी है और उनका इलाज चल रहा है चांडक हॉस्पिटल, भुसावल रोड जगह हाईवे। बहुत सन्नाटा है, 5 मंजिला इमारत है, बहुत शांति रहती है और जितने लोग उनके रिश्तेदार बहुत परेशान रहते हैं, इतने बहुत परेशान रहते हैं। और जो उनको खाना खिलाते थे उनको लेकर मेरी बड़ी बहन इतनी रोई, बहुत मतलब कि सर अगर आप में से किसी ने नहीं किया, सर इनके घर में कैंसर पेशेंट है। अच्छा, कौन सा कैंसर? अगर आप में से किसी ने नहीं किया सर विजिट, तो एक बार जाके करके देखिएगा। जैसे हम बाहर की गेट से अंदर कर बढ़ना शुरू कर देंगे तो कदम रहती हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। अगर गलती से भी अंदर प्रवेश कर लिया और किसी मरीज से पूछ लिया कि आपको कैसा लग रहा है, तो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने इनसे ये कैसा सवाल पूछ लिया, क्योंकि उनकी तकलीफें हमें पहले से दिख रही होती है। अगर गलती से भी पूछ लिया तो एक ही जवाब दे देंगे कि बेटा तुम जहर लाए हो क्या? अगर लाए हो तो मुझे दे दो, मैं जीना नहीं चाहता और मुझे जो बीमारी हुई है वो मेरे दूर के दुश्मनों को भी नहीं होनी चाहिए। अब इतना ही नहीं सर, बच्चे के वार्ड में जाकर देखिएगा, ढंग से 2-2, 3-3 फुट के बच्चे भी नजर नहीं आते। उनका रोना, चीखना, चिल्लाना, तड़पना